हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भगत सिंह के बारे में। जनरली हम 8 to 10 फ्रीडम फाइटर्स इससे पहले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। स्टार्ट करते हैं। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 में हुआ था। अब जन्म याद करने का जो तरीका है, आप ये देखो, 7 से सितंबर और 7 से 1907। 1907 इंडियन स्ट्रगल में हम जो घटना जानते हैं वो भी है सूरत अधिवेशन के। तो जिस ईयर सूरत अधिवेशन हुआ था उस ईयर भगत सिंह का जन्म हुआ। एरिया हमें पता है पंजाब के लोयलपुर में। अब गांव का नाम याद ना भी रहे लेकिन प्रांत का नाम याद रहना पड़ता है। इनके पिता का नाम क्या है? किशन सिंह नाम है, जो कि एक राष्ट्रवादी थे, और माता का नाम है विद्यावती कौर। इनके जो चाचा थे अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह, ये दोनों लोग पहले से ही पंजाब की पॉलिटिक्स में एंगेज थे। पंजाब की पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जो भी गतिविधियाँ हो रही थी उस समय, उन दोनों की भागीदारी इसमें निश्चित थी, जिसकी इनके चाचा अजीत सिंह की और स्वर्ण सिंह की। और कई बार अंग्रेज़ों का विरोध करते हुए दोनों लोग जेल भी गए हुए थे। इसके बाद अगर हम देखें कि भगत सिंह शुरुआती जीवन में किससे ज़्यादा प्रेरित हुए, तो आंसर हमें मिलता है, दो फ्रीडम फाइटर थे, पंजाब से ही थे, मदन लाल ढींगरा और करतार सिंह सराभा। तो इन दोनों को आइडियल मानकर भगत सिंह ने भी डिसाइड किया कि वो अपना पर्सनल करियर बनाने की अपेक्षा वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने, अब जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इसमें हमें पता है अमृतसर में अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी। अब अमृतसर भी किस एरिया में आता है? पंजाब में। और भगत सिंह भी कहाँ से बिलोंग करते हैं? पंजाब से। अब चूंकि इनकी ये प्रदेश का ही इंसिडेंट हो गई थी, तो इस वजह से भगत सिंह के दिल और दिमाग पर इस इंसिडेंट ने बहुत गहरा इम्पैक्ट डाला हुआ था। अब बात करें क्या भगत सिंह, जनरली हमारा जो व्यू है कि भगत सिंह टोटल रेडिकल थे, क्या ये सही है? द आंसर इज नो। भगत सिंह अपने विचारों में रेडिकल थे, अपने एक्शंस में रेडिकल थे, बट ऐसा भी नहीं है कि इनके पास मॉडरेट जो पॉलिसी है इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते थे। वे गांधी के आदर्शों से भी प्रेरित थे। गांधी के जो आदर्श होते हैं जैसे अहिंसा, इन सब से अलावा उन्होंने महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया। लेकिन हमें ये पता है कि जब 4 फरवरी को असहयोग आंदोलन चौरी चौरा घटना की वजह से इसको अचानक से रोक देने का निर्णय गांधी जी ने लिया, तो सिर्फ भगत सिंह ही नहीं, बहुत जो यंग लीडर्स थे उनको बहुत ज़्यादा हर्ट भी हुआ था। और तब उन्होंने गांधी जी की जो टैक्टिक्स एंड टेक्निक्स थी आंदोलन चलाने की, उस पर वो क्वेश्चन मार्क खड़ा करते हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो आर्य समाज स्कूल में हुई थी। अब जो आर्य समाज है हमें याद है 1875 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना। और जो लाला लाजपत राय वाला ग्रुप था उन्होंने डीएवी कॉलेजेस की स्थापना करी थी। तो आर्य समाज स्कूल में इनकी शिक्षा कंप्लीट होती है। और जब इनके रिश्ते की बात हुई तो फिर ये अपना घर छोड़कर कहाँ पे, किस जगह पर है? कानपुर। अब जो कानपुर है उस समय नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के नाम जो राज्य था उसका एक शहर है कानपुर। कानपुर में भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी से मिले। अब गणेश शंकर विद्यार्थी जो है वो कानपुर से एक न्यूज़पेपर चलाया करते थे, उसका नाम था प्रताप। एक क्रांतिकारियों के विचारों को प्रसारित करने वाला न्यूज़पेपर हुआ करता था प्रताप। इसके अलावा तो उन्होंने कुछ दिनों के लिए वो प्रताप अखबार में ही कुछ ना कुछ अपने लेख लिखते थे। और किस नाम से लिखते थे? बलवंत सिंह के नाम से, एक स्यूडोनेम, ठीक है, छुपा हुआ नाम बलवंत सिंह लिखते थे। अब इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इतना एक एग्जाम में जो पूछा जाएगा कि बलवंत सिंह के नाम से कौन अखबारों में लिखता था, तो आंसर क्या होगा? भगत सिंह। इसके बाद वो वापस कानपुर को दिल्ली चले जाते हैं। उसके बाद जब वो दिल्ली जाते हैं तो वहाँ पे अर्जुन सिंह के नाम कोई व्यक्ति थे, उनके यहाँ पे अर्जुन सिंह के नाम पर वो कुछ दिनों तक दिल्ली में ठहरते हैं। तो अब कन्फ्यूजन वाली चीज़ ये है कि बलवंत सिंह के नाम से तो उन्होंने न्यूज़पेपर प्रताप में लिखा और अर्जुन सिंह के नाम से ये दिल्ली में ठहरे हुए थे। इसके बाद लाहौर में इन्होंने नेशनल कॉलेज में प्रवेश लेते हैं अपनी फर्दर एजुकेशन के लिए। और यहीं पर वो भारत के अन्य क्रांतिकारी, युवा क्रांतिकारियों से इनका मेल मिलाप होता है, जैसे यशपाल, भगवती चरण वर्मा, सुखदेव, झंडा सिंह, और इनके साथ इनकी मित्रता हो जाती है। और ये ग्रुप आगे चल के भारत की राजनीति में उथल पुथल मचाने वाला है। यहाँ पर उन्होंने कुछ राष्ट्रभक्ति के नाटकों में भाग लिया, जो नाटक प्ले होते हैं स्कूल कॉलेज लेवल पर उन पर। और कॉलेज के ज़माने में भी क्रांतिकारी गतिविधियों की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होने लग गए। यूपी के एक क्रांतिकारी हैं, बहुत फेमस है, सचिंद्र नाथ सान्याल, और दूसरे हैं पंडित चंद्रशेखर आज़ाद। उनके साथ धीरे धीरे जब वो कानपुर के रीजन में थे तो उनके साथ में उनकी जो क्रोसिविटी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। 1926 का जो टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसी ईयर उन्होंने नौजवान सभा की स्थापना करी। अब इसका जो नाम है नौजवान, इसी का
अपना वर्किंग स्टाइल के बारे में ये इनका नाम ही बताता है। नौजवान का मतलब है नौजवान, जो यंग ब्लड है उनको इसमें जनरली इनका मेंबर बनाया जाता था। ठीक है, अब एक तो आपको ये तारीख याद रखनी है कि 1926 में इसकी स्थापना हुई थी, किसकी? नौजवान सभा की। इसमें स्थापनाकर्ता कौन थे? अब आपसे एक नाम नहीं पूछेगा कि एक लोगों ने किसने स्थापना करी, जो न्यू ट्रेंड के हिसाब से वो 4 नाम देगा, उनमें से 3 लोगों ने स्थापना की थी और एक ने स्थापना नहीं करी है। तो स्थापना करने वाले कौन कौन है? एक तो नाम भगत सिंह, जो अभी हम पढ़ रहे हैं जिनके बारे में, दूसरा है यशपाल सिंह और तीसरा है छबलीदास। तो भगत सिंह, यशपाल और छबलीदास, इन तीनों लोगों ने मिलकर नौजवान सभा की स्थापना करी इन द ईयर ऑफ 1926। लेकिन किसके सहयोग से? सत्येंद्रनाथ सान्याल और चंद्रशेखर के सहयोग से। नौजवान सभा का जो नारा था वो था हिंदुस्तान जिंदाबाद। धीरे धीरे क्या होता है कि चंद्रशेखर, अब एक चीज़ याद रखिएगा कि 1924 का एक ऐसा ईयर है कि 1924 में एक संगठन चंद्रशेखर आज़ाद ने बनाया था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ये 1924 में इसका गठन हुआ था। 1928 में इसका नाम बदल दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। अब ये जो न्यू वर्ड ऐड हुआ है सोशलिस्ट, ये किसकी देन है? ये देन है भगत सिंह की। तो यहाँ से हमें क्लियर होता है कि भगत सिंह सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी थी उसको सब्सक्राइब करते थे, उसके समर्थक थे। अब जो सोशलिज्म का समर्थक होगा, सीधी सी बात है, वो गरीबी उन्मूलन की बात करेगा, वो बात करेगा अत्याचार समाप्त करने की, वो बात करेगा आज़ादी की। इस संगठन का मूल उद्देश्य देश के लिए समर्पित युवाओं को तैयार करना था। सोशलिस्ट का जो मेन काम है वो क्या था कि हम और नए नए युवा लोगों को देश के आंदोलन में जोड़ें। अब एक जो कनेक्शन है लाला लाजपत राय और भगत सिंह का, पहले वो समझते हैं। लाला लाजपत राय भी कहाँ से थे? लाहौर से थे। ठीक है, और चूंकि इनके नाम में लाला है तो ये एक अग्रवाल फैमिली में इनका जन्म हुआ था, यानी कि बड़े जो फैमिली होती है उनमें। और भगत सिंह भी कहाँ से थे? ये भी पंजाब से ही थे। अब होता यह है कि इन द ईयर ऑफ 1927 हमें यह पता है साइमन कमीशन का गठन हुआ, फरवरी 1928 और फिर अक्टूबर 1928 में, यानी कि 2 बार साइमन कमीशन ने भारत का विजिट किया। लेकिन जब भारत का विजिट किया साइमन कमीशन ने, तो लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध किया लाला लाजपत राय ने, और नारा लगाया गया साइमन गो बैक, कि साइमन वापस जाओ। इसी विरोध में लाला लाजपत राय के ऊपर सॉन्डर्स नाम का एक पुलिस अधीक्षक है, जो पुलिस अधीक्षक था, नाम था सॉन्डर्स। उसने निर्देश दिया कि लाठी चार्ज की जाए। लाठी चार्ज हुई और लालाजी बुरी तरीके से घायल हो गए। 1 महीने पर बिस्तर पर पड़े रहे और अंत में 17 नवंबर 1928 में इनका निधन हो जाता है। जब ये चीज़ भगत सिंह को पता चली तो भगत सिंह को ऐसा लगा कि जैसे उन्हीं के स्टेट में और उनके रहते हुए किसी एक व्यक्ति की सिर्फ डेथ कैसे हो जाती है? लाठियों से। भगत सिंह और उनकी कंपनी का मतलब उनके साथियों ने डिसाइड किया कि लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया जाएगा और जल्दी लिया जाएगा। अब वो सब प्लानिंग में अपने लग गए थे। हुआ ये, उन्होंने टारगेट सेट किया पुलिस अधीक्षक स्कॉट को जान से मारने का। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ, आप थ्रू आउट द हिस्ट्री अगर आप देखोगे, अगर आप ब्रिटिश का कोई भी सिपाही मारेंगे तो हो सकता है कि आपकी सज़ा बाद में माफ़ हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है थोड़ी बहुत। लेकिन अगर आपने ब्रिटिश का ऑफिसर मार दिया तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि उसके लिए आपको भी अपनी जान देनी पड़ेगी। अब भाई ये एनालिसिस भगत सिंह उस समय कर पाए थे या नहीं? अगर मान लो वो कर भी पाते तब भी वो अपनी जान देने से तो पीछे ना ही हटते। आगे देखते हैं। 17 नवंबर को लाला लाजपत राय की डेथ हुई थी, ये तारीख याद रखना है। उसके ठीक 1 महीने बाद यानी कि 17 दिसंबर 1928 को ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने क्या किया? पुलिस अधीक्षक सॉन्डर्स पर उन्होंने बम गिराया, उनकी हत्या कर दी। जब ये बात पता चली तो फिर अब लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या तो कर दी, तो पुलिस ने चारों तरफ नाकेबंदी करके उनकी जांच करनी स्टार्ट कर दी थी। जब सॉन्डर्स को मार कर ये लोग आ रहे थे वापस, तो चानन सिंह एक पुलिस कांस्टेबल था, वो पीछा कर रहा था। तो चानन सिंह की हत्या उसी समय करी चंद्रशेखर आज़ाद ने। चंद्रशेखर आज़ाद को उनको मारना पड़ा, हालांकि वो चानन सिंह को नहीं मारना चाह रहे थे बिकॉज ही वॉज इंडियन, लेकिन ऐसा हुआ। अब जब चारों तरफ से लाहौर को घेर लिया गया तो वो लोग निकलना चाहते थे, लाहौर को छोड़ना भी है वरना पकड़े जाएंगे। तो भगत सिंह और सुखदेव ने तब दुर्गा देवी से कॉन्टेक्ट किया। अब दुर्गा देवी एक महिला है, ये भी स्वतंत्रता आंदोलन में उनका बड़ा योगदान है। ठीक है, जब भी स्वतंत्रता आंदोलन में वीमेन का कंट्रीब्यूशन पूछा जाएगा उसमें दुर्गा देवी का नाम हमें जरूर लिखना है। एक्चुअल में भगवत चरण वर्मा की पत्नी थी। भगवत चरण वर्मा है भगत सिंह जो ग्रुप है नौजवान सभा,
या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसमें ये बॉम्ब बनाने में एक्सपर्ट हुआ करते थे। कौन? भगवती चरण वर्मा। तो इन्हीं की वाइफ है दुर्गा देवी। दुर्गा देवी आई और इनको अपने साथ कैसे भी करके, एक ट्रेन जाती थी जो लाहौर टू जाती थी हावड़ा, और हावड़ा कहाँ पर है? बंगाल में। तो ये लोग जाके फाइनली कहाँ पे? कानपुर में बीच में उतर गए, लेकिन दुर्गा देवी और भगत सिंह ये दोनों हावड़ा पहुँचे। इस तरीके से ये लाहौर से एस्केप होके बच जाते हैं। अब ये वापस, जब वो मामला थोड़ा सा शांत हो गया सॉन्डर्स की डेथ का, हालांकि पुलिस खोज रही थी हत्यारों को, लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा था, क्योंकि उस समय तक भगत सिंह का चेहरा किसी ने नहीं देखा था। असल में लोग कौन थे बहुत ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं था। ब्रिटिश जो CID थी वो सारे दिन एक रात कर रही थी कि सॉन्डर्स की हत्या करी किसने है, उसको सजा दे दी जाए। लेकिन तभी क्या होता है कि वर्ष आता है 1929, क्योंकि ये सब घटना कब हो रही? 17 दिसंबर 1928 को, मतलब कि वर्ष लगभग अंत होने वाला है। 1929 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में, यानी कि दिल्ली में, 2 एक्ट पारित हो रहे थे। एक हो रहा था पब्लिक सेफ्टी बिल और दूसरा हो रहा था ट्रेड डिस्प्यूट बिल। इनको ज़रा समझते हैं शॉर्ट में। पब्लिक सेफ्टी बिल में ये अंग्रेज़ों ने एक बहाना बनाया कि जो भी फॉरेनर्स, जैसे कि ब्रेडले, स्प्रेटले, ये लोग जनरली भारत की मदद कर रहे थे, तो जो भी फॉरेनर्स इंडिया में है उनको डिपोर्ट करने की बात इस बिल में कही जा रही थी। और उनका ये मानना था कि ये जो फॉरेनर्स हैं, विदेशी हैं, इनको भारत से खतरा है, इसी वजह से पब्लिक की सेफ्टी पे खतरा है, इस वजह से इनको देश से बाहर भेज रहे हैं। दूसरा था ट्रेड डिस्प्यूट बिल। तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल के मामले में क्या होता था कि मजदूरों को संघ बनाने की आज़ादी नहीं थी और हड़ताल करने पर रोक लगाई जा रही थी। तो इन दोनों बिलों के विरोध में भगत सिंह और उनके जो साथी थे बटुकेश्वर दत्त, इन दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि केंद्रीय जो विधान परिषद है उसमें जो असेंबलीज में बेंच डली रहती है, तो उनमें जो खाली बेंचेस होंगी जिनमें कोई बैठा नहीं होगा, इनमें बम फेंका जाएगा जिससे किसी की हत्या ना हो, और अपनी बात भी वो मनवा लें। हुआ भी ऐसा। 8 अप्रैल 1929 को, 8 अप्रैल इन द ईयर ऑफ 1929, बटुकेश्वर दत्त के साथ उन्होंने केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका। और जब बम फेंका और साथ में उसी केंद्रीय विधान परिषद में उन्होंने अपने कई सारे पर्चे लेके गए थे अपनी मांगों के, वो भी उछाल दिए। और ये बम फेंका गया और वो पकड़े गए। और जब पकड़े गए तो मीडिया ने उनको कवरेज दी। जब मीडिया ने उनको कवरेज दी तो उन्होंने अपना जो विचार थे वो दर्शा दिए। और उन विचारों में से मुख्य 2 बातें ये थी कि वो, पहली बात है, वो किसी को मारना नहीं चाह रहे थे। दूसरी बात ये थी कि वो अपने उनके जो व्यूज़ थे वो जनमानस तक पहुंचाने की बात कर रहे थे कि हमारे व्यूज़ क्या हैं। अब व्यूज़ उनके वही हैं, सोशलिज्म, समाजवाद, गरीबी ख़त्म हो, अंग्रेजी राज ख़त्म हो, यही सारी चीज़ें थी। तो अब 3 तारीखें हमें याद करना है। इनको अगर क्रोनोलॉजी ऑर्डर में दिया जाए एग्जाम में, जैसे लाला लाजपत राय की मृत्यु 17 नवंबर 1928, 1 महीने बाद ठीक 17 दिसंबर 1928 को ये हुआ है क्या? सॉन्डर्स की हत्या। और होता है ये डिस्प्यूट, यानी कि ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर बॉम्ब फेंका गया है कब? 8 अप्रैल 1929 को। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि ये जब बॉम्ब फेंका गया, तो अब इसी को हम कह सकते हैं, इसी को कई बार बुक्स में कहीं कहीं पर यहाँ पर दिल्ली बॉम्ब केस सेकंड के नाम से भी जाना जाता है, या दिल्ली असेंबली बॉम्ब केस। ठीक है। अब एक दिल्ली बॉम्ब केस कब हुआ था वो रिकॉल करते हैं कि 23 दिसंबर 1911 को, जब राजधानी दिल्ली ट्रांसफ़र हो रही थी, तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी ने बम फेंका था। ठीक है ना, करजन की बग्घी पर। चलिए, तो अब यहाँ पर ये जो बॉम्ब कांड हुआ, इससे अंग्रेजी हुकूमत में बहुत ज़्यादा कैओस क्रिएट हो चुका था। इस वजह से अब किसी भी हालत में ब्रिटिश जो CID थी वो लग गई थी कि आखिर बॉम्ब ये बंद, अगर बॉम्ब फेंका गया तो बॉम्ब आया कहाँ से और बंद कहाँ रहे थे। जब बॉम्ब की तलाश करी जा रही थी तो ये पता चलता है कि HSRA ने 1929 के वर्ष में ही, उसी वर्ष, 2 जगह पर अपने बॉम्ब फैक्ट्रीज ओपन करी थी, एक लाहौर में और दूसरी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में। 15 अप्रैल 1929 को लाहौर जो बॉम्ब फैक्ट्री थी इसकी खबर पुलिस को लग गई, और जब उनको ये खबर लगी तो फिर इनके जो काम करने वाले लोग थे, जैसे कि सुखदेव, किशोरीलाल और जयगोपाल, इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा ब्रिटिशर्स को, और उन्होंने सहारनपुर की फैक्ट्री पर एक और रेड मारी। उन रेड में जो भी कॉन्स्पिरेटर्स थे जिन्होंने षड्यंत्र रचा था बॉम्ब केस का, वो भी पकड़े जाते हैं। यानी कि अब सब लोग घूम फिर के कहाँ पे आ गए हैं? भगत सिंह, सुखदेव किस तो पहले ही पकड़े गए हैं जब उन्होंने बॉम्ब फेंका, और जब रेड डाली गई तब सुखदेव पकड़ के चले गए हैं, किशोरीलाल और जयगोपाल। इस तरीके से
भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के अलावा 21 लोग और, तो 21 + 3 = 24 लोग, 24 लोग अब लाहौर की जेल में हैं। एक चीज़ आपको याद ये होनी चाहिए कि अभी तक ब्रिटिशर्स को ये पता नहीं था कि भगत सिंह ने ही सॉन्डर्स की हत्या की थी। अब तक उन्हें ये पता नहीं था, या भगत सिंह है तो कौन है, उनकी शक्ल उन्होंने अभी तक नहीं देखी थी, दैट्स वाई अब तक वो सुरक्षित थे। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि जिन लोगों को पकड़ा गया था उन्हीं में से जो एक लोग थे वो क्या हो गए, अप्रूवर घोषित हो गए, गोसाईनाथ। तो गोसाईनाथ ने जेल में ही रहकर भगत सिंह की शिनाख्त कर ली और अब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के ऊपर सॉन्डर्स की हत्या का मुकदमा चला दिया गया। ये पकड़े तो गए थे बॉम्ब केस में, लेकिन अब हत्या का मुकदमा चल रहा था इनके ऊपर, और फाइनली 23 मार्च 1931 को उनको फांसी की सज़ा दे दी जाती है। कुछ टेक्स्ट में ऐसा भी बताया गया है कि पुलिस ने भीड़ से बचने के लिए सतलज नदी के किनारे पर उनके टुकड़े कर कर जला दिया था। अब ये कितना फैक्ट है इस बात की पुष्टि करना बेहद मुश्किल हो जाता है। हालांकि भगत सिंह के विचार जो थे वो समाजवादी थे और उन्होंने कहा था कि जो गरीबों का शोषण करते हैं उन भारतीयों से मैं उतनी ही घृणा करता हूँ जितनी मैं अंग्रेज़ों से करता हूँ, राइट। इसके अलावा जेल में अनेक उन्होंने पत्र भी लिखे और उनकी विचारधारा उन पत्रों से हमें पता चलती है, झलकती है। उन्होंने लिखा कि वाई आई एम एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ। ये पुस्तक के लेखक भगत सिंह है और फांसी से पूर्व वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। और लेनिन कौन है, ये सोशलिस्ट हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये रसिया से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा भगत सिंह ने कीर्ति क्या है कि कीर्ति किसान पार्टी किसानों की एक पार्टी थी जिसका गठन 1926 में पंजाब में किया गया था, ठीक है। और 1928 आते आते 1928 में हुआ ये था कि देखो जैसे ये इंडिया है, इंडिया में बहुत सारी पार्टीज थी, जैसे कि पंजाब की किसान पार्टी, कीर्ति किसान पार्टी, ये जो थी बंगाल में लेबर स्वराज पार्टी, मुंबई में भी एक पार्टी थी मुंबई किसान पार्टी, मुंबई किसान एंड लेबर पार्टी। तो इन सब पार्टीज़ को मिलाकर 1928 में एक पैन इंडिया पार्टी बनाई गई थी जिसका नाम था वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी, WPP, ठीक है। तो उन्होंने कीर्ति किसान पार्टी के लिए काम किया था। अखबार जनरल निकालते थे, जो कीर्ति जनरल निकलता था वो कीर्ति किसान पार्टी का था, उसमें एडिट करते थे। एंड ब्रेवरी फॉर द वीर अर्जुन न्यूज़पेपर, किसके लिए, कुछ दिनों तक के लिए उन्होंने वीर अर्जुन जो अखबार था दिल्ली में, उसके लिए पब्लिश किया है दिल्ली में। इसकी चर्चा हमने ऊपर करी थी। और वो कुछ अपने गुप्त नामों से लिखते थे, जैसे कि बलवंत, रंजीत या फिर विद्रोही। तो विद्रोही, रंजीत या बलवंत, ये स्यूडोनेम जो नेम थे वो थे कैसे, भगत सिंह के लिए। तो ये था पूरी जानकारी भगत सिंह के बारे में। थैंक यू।